नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिलावर में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए एक नाबालिग सहित 3 लोगों को आज सदन में श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, लिहाजा सदन में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इस मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी बिलावर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां के हालात का हवाला देते हुए बिलावर जाने से रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष के बिलावर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने हैरानगी जताई और पुलिस से जवाब मांगा, जिस पर उनमें और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा में तीखी नोकझोंक हो गई। जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, उससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, साउथ की तरफ से उनकी लवाकिन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे, तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा भाई ऐसा आप काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे, तो इन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि ना फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए? छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना। एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मेरा सवाल आपसे नहीं था। मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और सीएम को नहीं जाने दिया। एलओपी साहब, मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत। अब छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया। डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में हुए फैशन शो पर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैशन शो का सरकार से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके आयोजन के लिए प्रशासन से किसी भी किस्म की इजाजत नहीं ली गई थी। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात की थी।
कोस्ट गार्ड रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पर उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी के दिन होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। एक प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं दिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते। चलिए ब्रेक के बाद फाइनल कट में एक बार फिर से लौट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर डिप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बिलावर जाने के लिए उन पर लगाई गई रोक पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि बिलावर के हालात का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया, जबकि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भाजपा के नेताओं को वहां जाने की इजाजत दी गई। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा पर लाशों पर सियासत करने का आरोप लगाया है। डिप्यूटी सीएम ने गुलमर्ग में आयोजित किए गए फैशन शो पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमारे देश की संस्कृति ऐसे आयोजनों को अनुमति नहीं देती है और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि मेरा ऑफिशियल प्रोग्राम था, मैंने राइटिंग दिया था और सबको जब मैंने राइटिंग दिया उस पर, और जब मैंने ये बात वहाँ जब गई तो सुबह जब मैं कल जाने लगा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, मेरे स्टाफ को भी मना कर दिया और मुझे कन्वे कराया गया कि भाई, और मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगाई गई, थोड़े से लोग लगा दिए गए कि ये वहाँ जा ना पाए। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल, क्योंकि हम जिम्मेवार सरकार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें एक ही बात सिखाई है कि लाशों के साथ कभी सियासत नहीं करनी। उमर साहब ने भी यही कहा कि लाशों पे खेल के हमने ये गवर्नमेंट नहीं चलानी, हमने लोगों के साथ हमदर्दी करनी है। और हमदर्दी ये थी, एलओपी को तो मैंने कहा ना, वही हमदर्दी ये थी कि मैं वहां जाता, मैं भी उनके गम में शरीक होता। जो लोग चले गए थे उनको मैं वापस नहीं ला सकता था, कम से कम एक हमदर्दी जताता सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। लेकिन जब मुझे रोका गया कि इस नाम पे, इस बुनियाद पे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, भैया अगर मेरे लिए था तो बीजेपी का एलओपी आपने भेज दिया, उनके पूरे एमएलए भेज दिए, क्या उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर था? इसका मतलब कि आज ये कुछ ऑफिसर आज भी, और बीजेपी लाशों पे सियासत कर रही है। लाशों पे सियासत मत आपको करिए। लगता है कि इससे फिर एक बार जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर हम तो बार बार कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर कोई जान जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कितनी है सरकार की, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है और हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे, तभी तो हम स्टेट मांग रहे हैं। हम कहते हैं स्टेट दे दीजिए और स्टेट के अंदर पुलिस भी हमारे हवाले होगी, फिर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर कोई कहीं डेथ होती है, कोई मारा जाता है या किसी तरीके का कोई मतलब कि लॉ कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो फिर जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो लिहाजा जो कल हुआ ये नहीं होना चाहिए था और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होएगा। अफसोस, ये पहली दफा हुआ, ये हिंदुस्तान की रवायत नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं। और जिस जम्मू कश्मीर को आज खुद एक एमएलए साहब कह रहे थे कि शेर और बकरी ने यहाँ पानी पिया है, मेरे भाई अगर शेर और बकरी ने पानी पिया है, ये तकरीर हमें मत करिए, पहले आप इंप्लीमेंट कर देखिए। अगर एलओपी जा सकता है, बीजेपी जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जब बिलावर में क्यों नहीं जा सकता? ये बदकिस्मती और सवाल खड़ा करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, चाहे हिंदुस्तान का कल्चर, संस्कृति, ये हमें नहीं सिखाता। जो कुछ वहाँ जो हुआ, जो वीडियो मैंने भी देखी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर एक इंक्वायरी बैठा दी है और उस इंक्वायरी के तहत सब कुछ देखा जाएगा। जिसने भी गलती की है, मेरी बात सुनो, एलओपी साहब को बोलो
कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप जीत के आगे मोदी साहब के नाम पे। जिस दिन अपने पाँव पे खड़े होके आओगे, अपने नाम पे खड़े होकर, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं, हमारे लीडर अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बैसाखियों पे खड़े होकर यहाँ नहीं उनके आए। एलिगेशन नहीं, पे सुनिए ना वो एलिगेशन, क्योंकि लोगों से जीत के आए हैं तो उनको लोगों की आवाज सुनाई दे। उमर अब्दुल्ला सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हम उनके डायरेक्शन पे हम चलते हैं। हमारा एक ही चीज सिखाई गई है कि लाशों पे सियासत मत करो। और ये जो कर रहे हैं, जो कभी वहां अगर फैशन शो का जिक्र कर रहे हैं, ये एक बेहुदा बयान है जिसको जितना स्ट्रांगली हो सकता है। सदन में बिलावर में मारे गए 3 लोगों को श्रद्धांजलि देने और सोपोर किलिंग के मामले पर सदन में कुछ भी ना बोलने के विरोध में लंगेट विधायक शेख खुर्शीद आज एक बार फिर आपा खो बैठे। उन्होंने सदन में सोपोर किलिंग की भी निंदा करने की मांग उठाई, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कुछ भी ना बोले जाने पर गुस्से में आग बबूला हो गए, जिसके चलते उन्हें सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। उन्होंने गुलमर्ग फैशन शो पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर भी अपना पक्ष रखा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था शेख खुर्शीद का, आइए आपको वो भी बताते हैं। विधायक लंगेट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको मार्शल आउट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने ऑनरेबल सीएम साहब को कहा कि वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन ना करें, और इस वजह से जो है हमने अपना विरोध दर्ज किया असेंबली में। हम चाहते हैं कि मखनदीन और वसीम की किलिंग्स की भी मजम्मत हो, चाहे कोई कश्मीर में कोई मरे या जम्मू सूबे में मरे। एक इंसान तो इंसान है। हम चाहते हैं कि इंसानी जानों की जो कंडेमनेशन है वो सिलेक्टिव ना हो, और हम अपने ऑनरेबल सीएम साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सोपोर की भी मजम्मत करेंगे, लेकिन उन्होंने मजम्मत नहीं की। आपने असेंबली में पोस्टर भी दिखाए, उन पोस्टर में क्या था? वो पोस्टर हमने आज नहीं दिखाए। पोस्टर हमने जब एलजी साहब का एड्रेस था उसी दिन हमने दिखाए थे। आज अगर यहाँ कठुआ में किलिंग्स हुई तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, और हम डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, यूनियन होम मिनिस्टर साहब को, कि जो भी गुनहगार हैं इसमें उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गुलमर्ग, जिस प्रकार से गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, उसको लेकर भी चीफ मिनिस्टर फैशन शो हम नहीं कह सकते हैं, एक न्यूड शो था वहाँ पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो उनका जवाब था वो एक गोलमोल जवाब था। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई, इसमें जो है इसमें किसी सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं था। अगर परमिशन नहीं था तो क्यों? तब भी एफआईआर बनता है उनके ऊपर जिन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। अगर परमिशन था तो जाहिर सी बात है, परमिशन जो है, कोई भी परमिशन जो होता है वो कंडीशनल होता है, वो अनकंडीशनल नहीं होता है। उसमें कंडीशंस पहले कोट हुए होते हैं। जब भी किसी प्राइवेट इवेंट को लेके, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर कोई इवेंट होता है, उसमें परमिशन डेफिनेटली जो है सीक करना पड़ता है। तो परमिशन अगर दिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन। विधानसभा सत्र में भी सुनवाई न होने के विरोध में पीएचई डेलीवेजरों ने आज समूचे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किए। जम्मू में पीएचई डेलीवेजरों ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश पर पानी फेर दिया। इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कुछ डेलीवेजर घायल भी हो गए। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उस पर वादे खिलाफी करने का आरोप लगाया। डेलीवेजरों ने चेतावनी दी है कि अगर 20 मार्च की शाम तक उन्हें नियमित न करने का ऐलान किया गया तो वो काम छोड़ हड़ताल पर जाकर पानी की सप्लाई ठप करने पर मजबूर हो जाएंगे। हड़ताल हमने अनाउंस कर दी है, और उसका कारण है उमर अब्दुल्ला का नेगेटिव रोल, जो कि उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे कुछ और किए थे, और जब असेंबली बजट शुरू हुआ तो हमें बहुत बड़ी होप थी कि उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए हैं तो उनको पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने डेली वेजर की रेगुलराइजेशन के लिए बजट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं रखा, जिसे हमें मजबूर होकर आज सड़कों पर निकलना पड़ा। आज भी हम उमर अब्दुल्ला साहब को टाइम दे रहे हैं कि अगर 20 से पहले हमारी रेगुलराइजेशन नहीं होती तो 20 शाम 8 बजे से हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। उसके बाद पानी की सप्लाई ठप होगी। और डोडा में भी पीएचई डेलीवेजरों ने सरकार के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर इस बजट सत्र में उन्हें नियमित करने का फैसला ना किया गया तो वो काम छोड़ हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। डेलीवेजरों ने जिले के डीसी से भी उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनके साथ इंसाफ ना हुआ तो वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाएंगे। और क्लियर हमने ये कहा था कि 10 तारीख को बाज़ाब्ता तौर हर एक डिवीजन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोटेस्ट होगा। हम ये प्रोटेस्ट जो है इसलिए दर्ज करवा रहे हैं कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर आने वाले बजट में जो जिस तरीके से इन्होंने डेली वेजर को इग्नोर किया, अगर हमारी पॉलिसी का इंतजाम नहीं किया, पैसे का इंतजाम नहीं किया, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का इंतजाम नहीं किया, तो आने वाले चंद ही दिनों में यहाँ हम
उधमपुर में भी पीएचई डेलीवेजरों ने जम्मू कश्मीर के सभी विधायकों पर उनके साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। डेलीवेजरों के मुताबिक चुनावों से पहले सभी विधायकों ने पीएचई डेलीवेजरों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विधानसभा सत्र में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलएज हैं और ख़ास तौर पे जेकेयूटी के जितने भी 90 के 90 एमएलए हैं, पहले नंबर पे डेलीवेजरों को इलेक्शन के वक्त आपने जो प्रलोभन लालच दिया था कि आपकी रेगुलराइजेशन हम लेके रहेंगे, तो मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा जेकेयूटी के 90 के 90 एमएलओ से कि पहले नंबर पे आप असेंबली अभी चल रही है, 6 दिन जितने भी बचे हुए हैं, हमारे लिए पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डेलीवेजर का एक बिल लेके आइए 90 के 90 एमएलए, क्योंकि जिससे बिलावर में 3 लोगों की मौत के विरोध में प्रदेश यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर इन तीनों मौतों के लिए उससे जवाब मांगा। यूथ कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लिहाजा उसे इन मौतों पर अपना पक्ष रखना चाहिए। तो जवाबदार कौन है? हमारे जो 3 शहीद हुए हैं, एक योगेश सिंह, उसके बाद दर्शन सिंह, फिर उसके बाद वरुण सिंह। तो जवाबदार कौन है? बेचारा वरुण सिंह जो 14 साल की उम्र थी उसकी हत्या की गई। इनको शर्म आनी। मड ब्लॉक में आज फिशरीज डिपार्टमेंट ने मछली पालकों को सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई कई योजनाओं से अवगत करवाया। इस कार्यक्रम में जम्मू सहित कई अन्य जिलों के किसानों ने भाग लिया, जिन्हें अधिकारियों ने उन योजनाओं की जानकारी दी जिनका लाभ लेकर वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसमें मछली पालकों के साथ साथ मछली पालन का कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को मछली पालन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी गई। जितने सारे हमारे फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, नए हैं, तो उनको हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं कि कैसे आप फार्म को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप फीड दे सकते हैं, कैसे कितनी मतलब जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको कैसे आप अपना सकते हो। और बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे PMSY हमारी और HADP स्कीम है, तो इसमें से हम इनको पूरा एक ब्रीफ करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कितनी सब्सिडी है और किस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो बुनियादी मकसद तो यही होता है कि इनको हम फुली इक्विप करें, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में इनको जानयाब कराएं। या कुछ इनको कभी कोई आउटब्रेक हो जाती है, डिजीज़ आउटब्रेक हो जाती है, तो उसको कैसे हम टैकल करें उस टाइम। तो ओवरऑल हमारा यही होता है कि ये जो हमारा रीजनल फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका काम ही होता है कि मेंढर के बाजारों में जहां गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, वहीं बाजार में एक नाले में भी गंदगी डंप की जा रही है, जिसका समाधान जल्द होने वाला है। मेंढर प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इस समस्या के समाधान के लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही कूड़ा करकट कहीं और डंप करने की व्यवस्था कर ली जाएगी। सबसे पहले तो मेंढर की जो बाजार की हालत है वो बहुत ख़राब है। जगह जगह पर जो है वो कूड़ा करकट है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या फिर आम लोग हों, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले जो आसपास के लोग हैं। उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की है कि इस पर जो है वो ध्यान दिया जाए और मेंढर की जो साफ रखा जाए ताकि आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। टेंडर किया तो बड़े अच्छे से ये चल रहा था। यहाँ सफाई का डेली गाड़ी लगा रखी है। यहाँ जो कूड़ा करकट होता था उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता था। और जब से ये कल परसों से कोई इशू बना, हमारे नोटिस में आया, हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और BDO साहब और रेवेन्यू के ऑफिशियल जगह विजिट कर लिए और मुझे लगता है कल से ये इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सुरनकोट में दमकल की मात्र एक गाड़ी तैनात किए जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से सुरनकोट में 2 दमकल की गाड़ियां तैनात करने की मांग की है, ताकि आपात परिस्थितियों में उत्पन्न हालात से समय रहते निपटा जा सके। लोगों ने बताया कि यहां तैनात दमकल की गाड़ी बेहद पुरानी हो चुकी है और इसे भी बदला जाना चाहिए। असल में कहानी ये है कि ये जो फायर सर्विसेज का मामला है, फायर सर्विसेज की जो गाड़ी, एक ही गाड़ी है हमारे पास, कई अरसे से एक गाड़ी है। बहुत बड़ा शहर है, लसाना से लेके टूवर्ड्स पीर की गली तक, यहाँ कई गाँव हैं जो रोड के किनारे हैं। तो मेरी DG जो फायर सर्विसेज है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम 2 गाड़ियाँ जो हैं और सुरनकोट को दी जाएँ, ताकि इमरजेंसी के टाइम में गाड़ी का बंदोबस्त हो सके, गाड़ी मौके पर पहुँच सके।
परसों भी हमारे शहर में एक बड़ा मसला होते होते टल गया, 2 दुकानों को आग लगी। आपके चैनल के थ्रू उनको मैं गुजारिश करूंगा कि चलिए फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।